वेलकम टू पीएस कॉर्नर और मैं हूं शिखा गुप्ता और आज के लेक्चर में हम एक इम्पॉर्टेंट और छोटा टॉपिक कवर करेंगे स्पोर्ट्स एंड योगा का, जो कि है ओलंपिक्स। देखो, अगर हम बात करें स्पोर्ट्स एंड योगा की तो बहुत ही छोटा सेक्शन है, 20 मार्क्स के यहाँ से क्वेश्चन आते हैं, तो लगभग 2 मार्कर क्वेश्चन ही यहाँ से बनेंगे। और 2 मार्कर क्वेश्चन बनेंगे तो हमें हर चीज के बारे में थोड़ी सी क्रिस्प और छोटी छोटी चीजें पता होनी चाहिए। ये थोड़ी सी दिक्कत वाली बात भी है और अच्छी बात भी है। अब क्योंकि ये मेंस का एग्जाम है तो कुछ क्वेश्चन हम थोड़े से एनालिटिकल लेवल पे भी एक्सपेक्ट कर सकते हैं और कुछ क्वेश्चन फैक्चुअल भी। तो इस बार जैसे कि ओलंपिक्स हुआ है और ओलंपिक्स के टाइम आपको पता ही है बहुत सारी जो है न्यूज़पेपर में खबरें रहती हैं जो कि एनालिटिकल एंगल से आती हैं, कई सारे मुद्दे उठाए जाते हैं, बहुत सारी चीजें होती हैं, बहुत सारी पॉलिटिक्स हो जाती हैं। तो उनसे रिलेटेड ये क्लास में लेकर आई हूँ जिसमें हम ये पढ़ेंगे कि एग्जाम में ओलंपिक्स से क्या क्या पूछा जा सकता है। अगर इस टॉपिक की हम बात करें तो इस टॉपिक में जैसे कई सारे आयाम हो सकते हैं। पहले तो कौन कौन सी फेडरेशंस या कौन कौन सी ऑर्गेनाइजेशंस इसमें इंक्लूडेड हैं या इससे संबंधित हैं, क्योंकि ये जो टॉपिक है अलग से स्पोर्ट्स एंड योगा में मेंशन है कि राष्ट्रीय और राज्य स्तर के हमें अलग अलग फेडरेशंस इसमें पढ़ने हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें कि इसमें जो सरकार की भूमिका है वो क्या है, कि इस तरह के जो स्पोर्ट्स इवेंट हो रहे हैं इसमें गवर्नमेंट किस तरह से इंक्लूडेड है, क्योंकि ऑब्वियसली जैसे ही सिलेक्शन आपका होता है तो आप गवर्नमेंट का पार्ट बन जाते हैं और गवर्नमेंट का जैसे ही पार्ट बनते हैं तो ऑब्वियसली आपको पता होना चाहिए कि क्या मैकेनिज्म है। तो गवर्नमेंट के एंगल से हम इसको देखेंगे कि इसमें सरकार की भूमिका क्या है। प्लस जो एक हर बार का हमारे यहाँ इशू रहता है स्पोर्ट्स से रिलेटेड वो है फंडिंग। तो कहाँ से फंडिंग आ रही है और कहाँ से आनी चाहिए, कितना इसमें इंक्रीमेंट होना चाहिए, क्या इसका प्रोसीजर होना चाहिए, इन सब चीजों की एक क्रिस्प चर्चा हम इस लेक्चर में करेंगे। उम्मीद करती हूँ ये लेक्चर आपके एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट और महत्वपूर्ण रहेगा और आपके काम भी आएगा। तो शुरू कर लेते हैं इस लेक्चर को। सबसे पहले अगर हम ओलंपिक्स की बात करें और या किसी भी खेल की बात करें, हमें क्या लगता है कि ठीक है किसी भी खेल में सक्सेसफुल होने के लिए हमें क्या चाहिए। हमें ये लगता है कि जो खिलाड़ी है उस खिलाड़ी का एक तो स्ट्रॉन्ग कमिटमेंट होना चाहिए कि उसे जो है इस खेल में अव्वल आना ही है और ये खेल ही उसका जीवन है। तो पहली चीज तो हो गई उसका स्ट्रॉन्ग कमिटमेंट प्लस माइंडसेट उस खिलाड़ी का। दूसरी चीज हमें लगती है कि उसको कोच अच्छा होना चाहिए, ग्रेट कोचिंग भी बहुत इंपॉर्टेंट है इसके अंदर। अगली चीज जो इसके अंदर महत्वपूर्ण मुझे लगती है वो ये है कि हमें ये लगता है कि उसके साथ वो खिलाड़ी कितने घंटे वो खेल खेल रहा है, कितने उसके ट्रेनिंग आवर्स हैं, कितना रिगोरस वो उसके अंदर मेहनत कर रहा है, वो वाली चीजें हमें लगता है कि एक खेल में सक्सेसफुल होने के लिए जरूरी है। पर इसके साथ ही बहुत सारी ऐसी चीजें भी होती हैं जिनको हम जनरली नेग्लिजिबल मान लेते हैं या जो हमारी आंखों के सामने नहीं होती। वो है इंस्टीट्यूशनल सेटअप, यानी कि जो संस्थागत संरचना होती है वो भी एक महत्वपूर्ण रोल अदा करती है जब हम इतने बड़े खेल इवेंट्स की, खेल कार्यक्रमों की चर्चा करते हैं। दूसरी बात कि इंस्टीट्यूशनल सेटअप के साथ एक पूरा मैकेनिज्म होता है कि कैसे खिलाड़ी सेलेक्ट होंगे, कैसे वो उस इवेंट तक पहुंचेंगे, उसमें बहुत सारी चीजें इन्वॉल्व होती है। तो वो मैकेनिज्म भी इंपॉर्टेंट है। प्लस फंडिंग, कहाँ से वो फंड आ रहा है और गवर्निंग बॉडीज कौन उसके शासकीय निकाय हैं, ये सब एक महत्वपूर्ण भूमिका अदा करते हैं किसी भी खिलाड़ी के सफल होने में। तो इसलिए जो है इन सारे आयामों के मद्देनजर हम ये चर्चा कर लेते हैं कि क्या क्या इसमें हमारे परीक्षा की नजर से इंपॉर्टेंट है। सबसे पहली चीज तो हम इस बार, क्योंकि यूनियन बजट तो आ चुका है, तो यूनियन बजट में क्या खेल को दिया गया है वो हम देखते हैं। तो अगर हम बात करें इस बार की यूनियन बजट की, तो इस बार का जो यूनियन बजट रहा है उसके अंदर जो खेल है स्पोर्ट्स के लिए कितना पैसा दिया गया है, 3062.60 करोड़ रुपए। ठीक है, इतना रुपया दिया गया है जो कि पिछली बार से 300 करोड़ लगभग जो है ज्यादा है। पिछली बार हालांकि कोविड के चलते क्योंकि बहुत सारे खेल नहीं हो पाए और बहुत सारे इवेंट्स नहीं हो पाए तो इसलिए जो है बजट कम ही स्पेंड हुआ था। लेकिन इस बार की अगर हम बात करें तो इस बार बजट बढ़ाया गया है और इसकी वजह है कि इस साल आने वाले हैं कॉमनवेल्थ गेम्स और इसके अलावा एशियन गेम्स। तो इन गेम्स के मद्देनजर जो है ये जो यूनियन बजट के अंदर अलोकेशन है वो बढ़ाया गया है। तो 3062.60 करोड़ ये वो डेटा है जो आप इजीली एग्जाम में यूज कर सकते हो और इसको लिख सकते हो और आपको लिखना ही चाहिए, चाहे कैसे भी आप यूज करो, क्योंकि आपको पता है एग्जाम में हर एक फैक्ट पर आपको मार्क्स मिलेंगे। तो यूनियन बजट का ये डेटा एक ही डेटा है, आपको याद करना है। ठीक है, इसके अलावा अगर हम बात करें तो ये बजट खर्च कहाँ कहाँ किया जाता है, क्या क्या इसका काम होता है, तो वो हम देख लेते हैं। तो
इस बजट के खर्चे की हम बात करें कि ये बजट कहाँ कहाँ यूटिलाइज हो रहा है, तो सबसे पहले तो जो जितने भी स्पोर्ट्स के इंफ्रास्ट्रक्चर बनते हैं, यानी कि खेल कूद से रिलेटेड जो भी हमारे यहाँ आधारभूत संरचनाएं हैं, कोई स्टेडियम बनेगा, कोई प्लेग्राउंड बनेगा, वो सारी चीजें, उनका निर्माण भी यानी कि क्रिएशन, और साथ ही साथ उनका अपग्रेडेशन यानी कि उनका और विकास है ना, उनका और अपग्रेडेशन, सुधार उसमें, तो वो सारी चीजें की जाती है। दूसरा प्ले फील्ड, ये तो हो गया स्पोर्ट्स का इंफ्रास्ट्रक्चर। इसके अलावा एक प्ले फील्ड भी होता है, हर एक खेल का एक अपना मैदान होता है और उस मैदान की अपनी गुणवत्ता क्वालिटी को मेंटेन करना पड़ता है, तो उस तरह के प्ले फील्ड को बनाना, उसको मेंटेन करना, ये भी एक इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है इसके अंतर्गत। इसके अलावा अगर हम बात करें तो कम्युनिटी कोचिंग, अगर हम सरकार की बात करें तो सरकार के स्तर पर इसके अंदर कम्युनिटी कोचिंग, यानी सरकार जो है कम्युनिटी लेवल पर कोचिंग भी प्रदान करती है। जैसे खेलो इंडिया के बारे में आपने सुना होगा, तो खेलो इंडिया जो प्रोग्राम है भारत का, उसके अंदर 12 पिलर्स है, उसके 12 स्तंभ है। उन 12 पिलर्स के अंतर्गत ये सारी चीजें शामिल है, जैसे कम्युनिटी कोचिंग भी दी जाती है, अलग अलग कम्युनिटी के लोगों को एक साथ प्रशिक्षित किया जाता है। प्लस इसके अलावा और क्या क्या शामिल हो गया, जो इस बजट के अंदर जो पैसा मिलता है उससे हम स्पेंड करते हैं, तो स्टेट लेवल के जो भी सेंटर्स बनते हैं, स्टेट लेवल के राज्य स्तर पर जितने भी केंद्र बनेंगे खेलों से संबंधित, वो इसके अंदर बनते हैं। और बहुत सारी जो है चैंपियनशिप इसके अंदर आयोजित की जाती है, बहुत सारे कंपटीशन, स्पोर्ट्स के कंपटीशन हो गए, चैंपियनशिप हो गई, ये सब ऑर्गेनाइज की जाती है, प्रतिस्पर्धाएं आयोजित की जाती है हर अलग अलग खेल से संबंधित। इसके अलावा और क्या क्या होता है इसके अंदर, टैलेंट सर्च किया जाता है, टैलेंट सर्च एंड डेवलपमेंट, यानी कि जो भी इससे रिलेटेड हमारे पास कौशल है, लोग कुशल लोग हैं, या जो हमारी प्रतिभाएं हैं, उन प्रतिभाओं को ढूंढना और उनको उस लेवल पर विकसित करना कि वो इतने बड़े स्पोर्ट्स इवेंट्स में इंडिया को रिप्रेजेंट कर सकें। तो टैलेंट सर्च करना और उनका विकास करना, उनको डेवलप करना। और क्या क्या होता है इसके अंदर, इसके अंदर बहुत सारी स्पोर्ट्स अकेडमीज होती हैं, है ना, स्पोर्ट्स अकेडमीज होती हैं खेल कूद की, जो बच्चों को ट्रेनिंग देती हैं, उनको भी जो है गवर्नमेंट क्या करती है, सपोर्ट करती है, ठीक है। तो स्पोर्ट्स अकेडमीज होगी। और इसके अलावा स्कूल लेवल पे ही, शायद आपके स्कूल में भी रहा होगा, स्कूल लेवल फिटनेस कैंप देखे जाते हैं ना, फिटनेस का चेकअप होता है, और स्कूल लेवल पे बहुत सारी तरह की चीजें बच्चों को प्रोवाइड की जाती है, जिससे उनके अंदर शारीरिक दुर्बलताएं ना रही। तो ये सारी चीजें जो हैं ये इस बजट के थ्रू देखी जाती हैं। तो ये बजट दिया जाता है, जो कि इस बार कितना है, 3062.60 करोड़। तो ये आपको याद रखना है। और बहुत सारे काम है जो गवर्नमेंट के अंडर में है, ये सारी चीजें हम देख रहे हैं सरकार की क्या क्या भूमिका है। तो सरकार आप देख सकते हो कि इस बजट से क्या क्या काम कर रही है। तो ये सारे काम हो गए जो कि सरकार कर रही है। अब इसके अलावा अगर हम बात करें ओलंपिक्स की, थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं, क्योंकि पर्टिकुलरली हम इस लेक्चर में जो है ओलंपिक्स को ही टारगेट कर रहे हैं। अब इस बार 2020 में जो टोक्यो ओलंपिक्स हुआ था, उसको थोड़ा उठा के हम चर्चा कर लेते हैं। उसके अंदर आपने मेडल लिस्ट तो ऑब्वियसली पढ़ ली होगी कि कितने मेडल इंडिया को मिले और मेडल के अंदर इंडिया की रैंक क्या है। तो मैं इसको थोड़ा सा एनालिटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से बता रही हूँ, क्योंकि एग्जाम में जब आप लिखोगे ना, तो आपका आंसर थोड़ा सा हटके होना चाहिए, जिससे कि, क्योंकि फैक्ट्स हर कोई बच्चा पढ़ के जा रहा है, जिसने भी आरएस प्रीलिम्स दिया था ना, उसी ने ये सारे फैक्ट्स रट लिए थे। लेकिन आपको क्या करना है, इस फैक्ट्स को एनालिटिकल एंगल से रिप्रेजेंट करना है। तो एनालिटिकल एंगल वहां ले जाने के लिए आपको क्या करना है, इस मेडल का एनालिसिस करना है। तो इंडिया की रैंक अगर हम बात करें तो 48वीं रैंक थी इंडिया की मेडल नंबर ऑफ मेडल्स के हिसाब से। अब 48वीं रैंक थी, तो टॉप 2 कौन थे, यूएसए और दूसरा है चाइना यानी कि चीन, इनको सबसे ज्यादा मेडल मिले। तो अब इसमें हम बात कर लेते हैं कि ऐसी क्या खास बात है कि भारत इतना पीछे है और ये दो देश इतने आगे हैं, जबकि भारत में किसी भी प्रकार की प्रतिभा की, कौशल विकास की, कोचेस की, किसी भी चीज की कमी नहीं है, जनसंख्या भी हमारे यहाँ भरपूर है। फिर वो क्या वजह है कि हम इतना पीछे हैं इन देशों से। तो उसमें हम चर्चा करें तो देखो 2-3 चीजें समझ में आती हैं। पहली चीज तो अगर हम चीन की एक पॉलिसी की बात करें, तो चीन के अंदर जैसे ही बच्चा 7 साल का होता है, कोई भी बच्चा 7 इयर्स का, 7 साल का होता है, वैसे ही उसका टैलेंट सर्च कर लिया जाता है, ठीक है। तो यानी कि प्रतिभा खोज एक इम्पॉर्टेंट आयाम है, जिस पर भारत इतना अभी ध्यान नहीं दे रहा है। हालांकि हमारे स्कूल लेवल पे बहुत सारे टूर्नामेंट्स होते हैं, लेकिन उस लेवल की प्रतिस्पर्धा नहीं होती कि हम वहीं से एक टैलेंट को
खोज लें और उसको विकसित करें। तो लेकिन वहां पे हर बच्चे का 7 साल से ही टैलेंट सर्च कर लिया जाता है कि ये किस खेल में या किस एक्टिविटी में अच्छा हो सकता है, और वहीं से उसकी वही एक्टिविटी, वही हुनर विकसित किया जाता है। तो सबसे पहली चीज सही समय पर टैलेंट सर्च करना और उसी उम्र से उस टैलेंट को डेवलप करना इज वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, तो चाइना सबसे पहले क्या कर रहा है, टैलेंट सर्च। तो उसके पास 7 साल से अगर कोई बच्चा रिगोरस ट्रेनिंग ले रहा है किसी चीज की, तो ऑब्वियसली जब वो उस इवेंट में पहुंचेगा तो वो मेंटली प्लस फिजिकली पूरी तरह से रेडी होगा, क्योंकि उसने बचपन से वही डाइट ली है जो उस खेल के लिए चाहिए, वही ट्रेनिंग ली है, उसकी मसल्स, उसकी बॉडी पूरी तरह से उस खेल के लिए बचपन से तैयार है, और प्लस उसका माइंड भी उसी तरीके से तैयार है। तो ऑब्वियसली वो अच्छा रिप्रेजेंट खुद को कर सकता है और कंट्री को कर सकता है। ठीक है, तो पहली चीज हो गई इसके अंदर टैलेंट सर्च। दूसरी चीज जो हमारे हमेशा ये मुद्दा उठता है किसी भी बड़े इवेंट के बाद, वो है फंडिंग, यानी कि पैसा कहां से आ रहा है। तो इसके अंदर देखो, अगर हम बात करें 2 देशों की चर्चा कर लेते हैं जिनकी भारत से हम तुलना कर लेते हैं, यूएसए, चीन और इंडिया। अगर यूएसए की बात करें तो यूएसए एक पूंजीवादी देश है, यानी कि कैपिटलिस्ट कंट्री है, और यहाँ की जो भी चीजें हैं वो मार्केट ओरिएंटेड चलती है, यानी मार्केट ही सारी चीजें करता है। दूसरी चीज चाइना की बात करें तो ये कम्युनिस्ट कंट्री है, यानी कि समाजवादी या साम्यवादी बोल सकते हैं, ये एक देश है जहां पे सारा काम गवर्नमेंट करती है। इंडिया की बात करें तो हम एक मिक्स्ड इकोनॉमी है, यानी कि मिश्रित अर्थव्यवस्था है, और हमारी जो सरकार है, हमारा जो पैटर्न है, हमारी जो पूरी पॉलिसीज है, हमारी पॉलिटी है, वो सब मिश्रित रूप है एक चीज का, यानी कि हम थोड़े से कैपिटलिस्ट है, थोड़े से कम्युनिस्ट है, और हम बन जाते हैं इनका एक मिक्सचर। तो अगर हम बात करें फंडिंग की, तो जहां पर यूएसए की बात करें तो यूएसए में गवर्नमेंट की जो फंडिंग है स्पोर्ट्स को लेकर, खेल को लेकर, वो लगभग नहीं है। यहाँ पे फिर फंडिंग कहाँ से आती है, यहाँ पर जनरली जितनी भी स्पोर्ट्स फेडरेशन होती हैं, अकेडमीज होती हैं, या जितने भी निकाय होते हैं, वो सब डिपेंड करते हैं प्राइवेट डोनेशन पर, यानी निजी जो दान आता है उस पर डिपेंड करते हैं। प्लस यहाँ पे जो मल्टी मिलियन स्पॉन्सरशिप की जो कंपनीज होती हैं, वो अपने अलग अलग एथलीट्स को स्पॉन्सर करती हैं। ठीक है, तो यहाँ पे ज्यादातर जो भी है प्राइवेट फंडिंग आती है। प्लस अगर हम बात करें चाइना की, कम्युनिस्ट की, तो वहां पे सारा कुछ सरकार खर्च करती है, और बहुत ज्यादा बड़ा जो है अमाउंट बजट का खर्च किया जाता है किस पर, स्पोर्ट्स पर, क्योंकि आप देख सकते हो कि 7 साल से ही वहां पर ये सब शुरू हो जाता है, तो एक बड़ा अमाउंट जो है स्पोर्ट्स पर खर्च किया जाता है। अब अगर भारत की बात करें तो भारत में कुछ खर्चा सरकार करती है और कुछ हम प्राइवेट डोनेशन पर रिलाय करते हैं, प्लस कुछ हमारे यहाँ मल्टी मिलियन डॉलर कंपनीज हैं जो स्पॉन्सरशिप भी लेती हैं। भाई इतने बड़े बड़े एथलीट जब बाहर जाते हैं किसी स्पोर्ट्स में इवेंट करने, तो हर एथलीट को अलग अलग कंपनी जो है स्पॉन्सर करती हैं। अब इसके अंदर जो है ये चीज है कि भाई किसी एथलीट के अंदर कितनी मार्केटिंग स्किल है कि जो उस कंपनी के प्रोडक्ट को मार्केट कर सके, प्लस वो कितना अच्छा खिलाड़ी है कि वो जब इंडिया को रिप्रेजेंट करने जा रहा है तो उसके साथ वो ब्रांड भी जो है मार्केट हो सके। तो ये सारी चीजें बहुत सारी देखी जाती हैं, तब जाके प्राइवेट डोनेशन या स्पॉन्सरशिप मिलती है। और भारत की बात करें तो भारत में जितना भी खिलाड़ी आ रहा है, आप अगर देखेंगे तो अक्सर ज्यादातर खिलाड़ी जो है वो रूरल एरिया से आ रहे हैं, ग्रामीण क्षेत्रों से आ रहे हैं, और ग्रामीण क्षेत्रों में ऑब्वियसली मार्केटिंग स्किल्स तो नहीं सिखाई जाती, तो ऑब्वियसली हम थोड़ा सा इन चीजों में पिछड़ गए हैं। हमें पहले खुद को प्रूव करना पड़ता है कि हम साबित करते हैं किसी खेल में अच्छा प्रदर्शन करके, उसके बाद स्पॉन्सरशिप मिलती है। जबकि और देशों में क्या होता है कि पहले स्पॉन्सरशिप मिलती है फिर अच्छा प्रदर्शन किया जाता है। तो ऑब्वियसली भारत में अगर हम बात करें फंडिंग को लेकर इश्यूज तो हैं, और हमें ऑब्वियसली फंडिंग बढ़ाने की जरूरत है। अगर हम ये चाहते हैं कि हम अच्छा प्रेजेंट करें, हमारे पास अच्छे खिलाड़ी आए, अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर आए, क्योंकि वो जितनी अच्छी प्रैक्टिस करके आएंगे उतना अच्छा प्रेजेंटेशन उनका होगा। और प्रैक्टिस डिपेंड करती है बहुत सारी चीजों पे जो अभी हमने देखी, एक इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए, एक मैकेनिज्म चाहिए, गवर्निंग बॉडीज हैं। अगर यही नहीं तो अगर हम देखें तो रूरल एरिया से जो खिलाड़ी आ रहे हैं, ऑब्वियसली उनके पास इतना बैकअप प्लान नहीं होता कि वो बहुत ज्यादा स्पेंड कर सके। तो हमारे यहाँ बहुत सारी जो है ऑर्गेनाइजेशन है जो उनके, जैसे वो किसी खेल में पार्टिसिपेट करने जा रहे हैं तो उनके ट्रांसपोर्ट पर, उनकी बोर्डिंग पर, उनके रूम जो भी स्टे होता है उस पर खर्च करती हैं। तो ये सारी खर्चा जो है सरकार उठाती है। तो इस लेवल पे चीजों को जाने के लिए हमें ऑब्वियसली फंड्स तो चाहिए। अब अगर हम बात करें कि बहुत सारी जितनी भी फेडरेशन है या गवर्निंग बॉडीज जो है इंडिया में कौन कौन सी है, तो इसमें अगर हम बात करें सबसे पहली अगर ओलंपिक्स को लेके चर्चा करें तो वो है इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन, भारतीय ओलंपिक संघ, इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन, भारतीय ओलंपिक संघ। अब ये अकेला नहीं है, ठीक है,
अकेला इन द सेंस कि ये एक टॉप बॉडी है ना, और ये टॉप बॉडी इसके अंदर बहुत सारी जो है संस्थाएं और भी इंक्लूडेड हैं। जैसे अगर हम बात करें इसके अंदर शामिल है नेशनल स्टेट फेडरेशन, ठीक है, नेशनल स्पोर्ट्स फेडरेशन, राष्ट्रीय खेलकूद संघ, ठीक है, नेशनल स्पोर्ट्स फेडरेशन। इसके अलावा अगर हम बात करें तो इसके अंदर आ जाती है जो स्टेट की है, स्टेट ओलंपिक एसोसिएशन, राज्य ओलंपिक संघ, स्टेट ओलंपिक एसोसिएशन, राज्य ओलंपिक संघ, प्लस जो केंद्र शासित प्रदेश है हमारे उनके लिए अलग है यूटी ओलंपिक एसोसिएशन, केंद्र शासित प्रदेश ओलंपिक संघ। इसके अलावा एक और जो संस्था है जो इसके अंतर्गत आती है वो है सर्विसेज स्पोर्ट्स कंट्रोल बोर्ड, सर्विसेज स्पोर्ट्स कंट्रोल बोर्ड। ये क्या है, ये जो है जो सेना हमारी होती है, 3 सेनाएं हैं, उन सेनाओं में इंटर सर्विस जो है चैंपियनशिप आयोजित कराती है। अगर इसकी हिंदी देखिए तो इसकी हिंदी में बोलते हैं सैन्य खेलकूद, सैन्य खेलकूद नियंत्रण बोर्ड, ठीक है। तो ये जो हमारी सेनाएं हैं उन सेनाओं के अंदर इंटर जो चैंपियनशिप होती है, इंटर सर्विसेज, वो ऑर्गेनाइज करती हैं। तो ये हमारे इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन के अंतर्गत आते हैं। अब अगर किसी भी व्यक्ति को मान लीजिए किसी स्पोर्ट्स के अंदर रजिस्टर करना है तो वो कैसे करेगा, जो हमारे यहाँ नेशनल स्पोर्ट्स फेडरेशन है ये अकेली नहीं है, हर स्पोर्ट की अलग फेडरेशन है, यानी कि जैसे बास्केटबॉल की अलग होगी, वॉलीबॉल की अलग होगी, एथलेटिक्स की अलग होगी, स्विमिंग की अलग होगी, सब स्पोर्ट्स की अलग अलग है। प्लस अगर हम बात करें हर स्टेट की अलग अलग है। तो इसके अंदर होता क्या है कि सबसे पहले जिस व्यक्ति को जिस खेल में खेलना है वो नेशनल स्पोर्ट्स फेडरेशन के अंतर्गत खुद को रजिस्टर करता है। अब इसके अंदर रजिस्टर करने के बाद जब भी कोई इवेंट ये फेडरेशन आयोजित कराता है तो उस व्यक्ति को पता चल जाता है और वो उसके अंदर पार्टिसिपेट करता है। उस इवेंट से पहले क्वालिफिकेशन भी बता दी जाती है कि क्या क्या एलिजिबिलिटी है, जैसे आपकी हाइट इतनी होनी चाहिए, आपका वेट इतना होना चाहिए, इतना अगर, और इसके अंदर इतने मीटर की रेस आप इतने टाइम में कर लेना चाहिए, और जो भी क्वालिफाई कर लेता है वो फिर उस इवेंट में पार्टिसिपेट करने जाता है। तो जब वो स्टेट अपने स्टेट को रिप्रेजेंट करता है उस टाइम वो खिलाड़ी, और जब वो अच्छा रिप्रेजेंट करता है तो उसे नेशनल टीम में जगह मिलती है, और फिर उसे जो है इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन के द्वारा आइडेंटिफाई किया जाता है, और अगर वो अच्छा खेलता है तो आगे इस तरीके से वो प्रेजेंट भी करता है। जैसे ही वो व्यक्ति इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन के द्वारा, भारतीय ओलंपिक संघ के द्वारा पहचान लिया जाता है कि भाई इसे हम खिलाएंगे, उसके बाद वो जो हमारे यहाँ स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया है, स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया, यानी भारतीय खेलकूद प्राधिकरण, ये इसकी जिम्मेदारी हो जाता है और ये ही सारी उसकी व्यवस्थाएं करता है। आगे उसको ट्रेनिंग दिलानी है, ट्रेनिंग दिला के खिलाने ले जाना है, सारी व्यवस्था स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया यानी कि भारतीय खेलकूद प्राधिकरण जो है वो करता है। ये किसके अंतर्गत आता है, अगर इस अथॉरिटी की बात करें तो जो यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स की हमारी मिनिस्ट्री है ना, मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स यानी अगर हिंदी में बोले तो युवा कार्यक्रम एवं खेलकूद मंत्रालय, इसके अंतर्गत जो है ये अथॉरिटी यानी स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया जो है वो आता है। तो ये इस मिनिस्ट्री के अंतर्गत आता है, ये आपसे पूछा जा सकता है शॉर्ट में। और इसका काम होता है कि जितने भी खिलाड़ी हैं उन खिलाड़ियों के लिए सारी व्यवस्थाएं या मैकेनिज्म बनाना, एक गवर्निंग बॉडी की तरह काम करना, तो स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया करता है। तो ओलंपिक से रिलेटेड अगर हम बात करें, आपके जो क्वेश्चन बन सकते हैं शॉर्ट में कि इंडिया का कंपैरिजन आ सकता है चाइना यूएस के साथ कि हम इतने पिछड़े हुए क्यों हैं, तो आप बता सकते हैं टैलेंट सर्च हमें टाइम पे करना है, फंडिंग का हमें थोड़ा सा इंक्रीमेंट करना है, जिसमें आप कंपैरिजन बता सकते हो कि यूएस और चाइना में ये है, इंडिया में ये है, ऐसा शॉर्ट में आपको बताना है। छोटा ही क्वेश्चन बनेगा तो आपके पास ज्यादा भी ऑप्शन इसके अंदर नहीं है। इसके अलावा अगर हम बात करें, यहाँ पे क्वेश्चन बन सकता है अथॉरिटीज से रिलेटेड, तो कौन कौन सी अथॉरिटीज इन्वॉल्व है ये मैंने आपको बता दिया है। तो मेरे हिसाब से ये वीडियो आपको काफी हेल्प करेगा। ऑब्वियसली आपने फैक्ट शीट अपनी रेडी कर ली होगी, तो उस फैक्ट शीट के साथ थोड़ा सा अगर आप एनालिटिकल होके चलेंगे तो आपको बहुत अच्छे मार्क्स इस एग्जाम में मिलेंगे, क्योंकि आरएस मेंस को क्रैक करना कोई बहुत मुश्किल काम नहीं है, बस आपको थोड़ा सा एनालिटिकल प्लस फैक्चुअल अप्रोच मिक्स रखनी पड़ेगी। मिक्स्ड इकोनॉमी की तरह एक मिक्स्ड आंसर आपको क्रिएट करना है। तो उम्मीद करती हूँ ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगेगा, एग्जाम में आपकी बात भी बन जाएगी यहाँ से। अगर आपको ये वीडियोस अच्छे लग रहे हैं तो इनको जरूर से लाइक एंड शेयर करें, जितने भी लोग आपके साथ
प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके साथ शेयर करें। और इसके साथ ही भाई आपको ऑब्वियसली इतना कम समय बचा है तो आपके पास रिविजन का टाइम नहीं होगा, तो अगर मान लीजिए वीडियो आप देखते हैं तो आप इसको स्पीड में भी देख सकते हैं, 1.5x पे या 2 जो है डबल स्पीड पर देख सकते हैं, यूट्यूब के फीचर है, तो आप वहां से इसको रिवाइज भी कर सकते हैं मल्टीपल टाइम देखकर। इसके अलावा अगर आपने अभी तक चैनल भी सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए और इसके अलावा बेल आइकन दबा के रखिए, जिससे जैसे ही नया वीडियो अपलोड हो आपको तुरंत से नोटिफिकेशन मिल जाए। तो आज के लिए इतना ही। इसके अलावा अगले वीडियो में जो है हम किसी और इन्फॉर्मेशन के साथ मिलेंगे। थैंक यू वेरी मच, बाय बाय।